बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन जो है वो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ को कंबाइन करके बनाई जाती है। देखते हैं हम किस तरह से। हमने ये पढ़ा है कि आपके पास वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ये हमारे पास स्टेटमेंट है चार्ल्स लॉ की। इसी तरह से आपको पता है वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड प्रेशर के according to Boyle's law, and volume is directly proportional to number of moles of gases according to Avogadro's law। अगर हम इन तीनों लॉज को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो स्टेटमेंट बनेगी वो होगी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। Whenever you have a sign of proportionality you add a constant to convert it into an equation। तो यहाँ पर हम एक साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे v इज़ इक्वल टू एन आर टी ओवर टी। अगर हम इसे रीअरेंज करें तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। ये आपके पास है जी, जिसे हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन। तो इस जनरल गैस इक्वेशन से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास कोई भी गैस है जिसका 1 मोल है, 1 मोल ऑफ अ गैस का 1 मोल है। आपसे ये कहा जाता है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ गैस इफ इट्स प्रेशर इज डबल्ड एंड टेम्परेचर इज हाफ्ड। एब्सोल्यूट टेम्परेचर को ऐसे कह लें, टेम्परेचर ऑफ गैस इज डबल्ड एंड प्रेशर of gas is reduced to half। तो इसका आपने बताना है वॉल्यूम क्या होगा। जब तो खाली टेम्परेचर चेंज हो रहा हो तो आप सिंपली जो है वो चार्ल्स लॉ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब सिर्फ प्रेशर चेंज हो रहा हो आप बॉयल्स लॉ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन इस केस में प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चेंज हो रहे हैं, तो इसमें हमारी कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जनरल गैस इक्वेशन। अगर इसकी ऑप्शन मैं लिख दूं, इसकी ऑप्शन है द न्यू वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी 4 टाइम्स, चार्ली ऑप्शन है 2 टाइम्स, बीटा ऑप्शन है 1/4 टाइम्स एंड डेल्टा ऑप्शन इज 1/2 टाइम्स। तो हमने बताना है जो नया वॉल्यूम आएगा वो क्या होगा। तो अभी अगर हम देखें तो अभी जो जनरल गैस इक्वेशन के एक्सप्रेशन से अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं दैट विल बी एन आर टी ओवर पी। अभी ये वॉल्यूम है। अब इसमें आपने जो भी स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है, जो भी उसने चीज़ कही है आपने वो इसके अंदर पुट कर देनी है। कह रहा है व्हेन टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस इज डबल एंड प्रेशर इज हाफ देन व्हाट विल बी इट्स न्यू वॉल्यूम। तो टेम्परेचर को वो डबल कर रहा है और प्रेशर को वो हाफ कर रहा है। तो इस एक्सप्रेशन में हम टेम्परेचर को जी डबल कर देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ टी कर देते हैं, और प्रेशर को उसने कहा हाफ किया तो हम भी प्रेशर को हाफ कर देते हैं। अगर हम इसे रीअरेंज करके सॉल्व करें तो ये 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम जो आएगा दैट विल बी 4 एन आर टी ओवर पी। पहले जो वॉल्यूम था वो था एन आर टी ओवर पी, अब है 4 टाइम्स ऑफ एन आर टी ओवर पी। सो विच मीन्स दैट वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है 4 टाइम्स। अब अगर आपसे ये कहा जाता है वी हैव 1 मोल ऑफ अ गैस, इट्स प्रेशर इज डबल्ड एंड टेम्परेचर इज डबल्ड, व्हाट विल बी इट्स न्यू वॉल्यूम। तो स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, टेम्परेचर ऑफ 1 mole of a gas is doubled. What will be new volume? What will be new volume if pressure is also doubled? तो हमने बताना है नया वॉल्यूम क्या होगा जब हमने उसका टेम्परेचर भी डबल कर दिया और उसका प्रेशर भी डबल कर दिया। अगेन मैं आपको कहूँगा ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी आप ज़ुबानी सॉल्व करने की कोशिश ना कीजिएगा, उसमें गलती के चांसेस होंगे।
आप अगेन जनरल गैस इक्वेशन की तरफ जाएं। अगर जनरल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम आपके पास होता है V इज इक्वल टू NRT/P। इस एक्सप्रेशन को जहन में रखते हैं, इसकी ऑप्शंस लिख लेते हैं। 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 1/2 टाइम्स एंड डेल्टा ऑप्शन रिमेन सेम। तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन है मैं उसमें वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ। V इज इक्वल टू NR, 2 टाइम्स मैंने टेम्परेचर को कर दिया है और 2 टाइम्स ही मैंने प्रेशर को कर दिया है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो वॉल्यूम विल बी NRT/P। पहले वॉल्यूम क्या था? NRT/P। अब वॉल्यूम क्या है? NRT/P। इट मीन्स वॉल्यूम रिमेन सेम। तो ये आप याद रखिएगा, अगर मैं इस दोनों को हाफ हाफ कर दूं, टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस इज हाफ एंड व्हाट विल बी इट्स न्यू वॉल्यूम इफ प्रेशर इज आल्सो हाफ, तो फिर भी वॉल्यूम सेम रहेगा। तो आपने रिजल्ट याद रखना है, अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को इक्वल रेशियो से इंक्रीज करते हैं या इक्वल रेशियो से डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम पर कोई इफेक्ट नहीं होता। मीन्स अगर आपने टेम्परेचर डबल किया, आपने प्रेशर भी डबल कर दिया, आपने टेम्परेचर हाफ किया, आपने प्रेशर भी हाफ कर दिया, आपने टेम्परेचर 4 टाइम्स किया है, प्रेशर भी 4 टाइम इंक्रीज किया है, तो इन केसेस में वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। तो आप इस अगर याद रखेंगे तो आपको इतनी सी कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो जनरल गैस कांस्टेंट है R, उसको हम डिस्कस करते हैं। जनरल गैस कांस्टेंट, इस जनरल गैस कांस्टेंट की डिफरेंट यूनिट्स के साथ डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, वो वैल्यूज़ आपने याद रखनी है क्या क्या हैं। इसके अलावा इसमें एक बहुत ही अहम MCQ भी है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। इसकी SI यूनिट में वैल्यू क्या है, SI यूनिट्स इसके क्या हैं, ये हमने याद रखने हैं। MCQs में हमसे ये पूछे गए हैं पास पेपर में। 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये आपके पास SI यूनिट में इसकी वैल्यू है। कैलकुलेट कैसे की जाती है वो आपकी बुक में है। वैसे भी ये बगैर कैलकुलेटर के कैलकुलेट नहीं होगी, कैलकुलेटर चूँकि अलाउ नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लाजमी तौर पर इन वैल्यूज़ को याद रखें। SI यूनिट्स वाली तो लाजमी याद होनी चाहिए। एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। एनर्जी स्टोर्ड इन 1 mole of a gas if its temperature is increased to 1 Kelvin at 1 atm। आपके पास एक गैस है जिसका आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है 1 केल्विन। आपने ये बताना है उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई। ऑप्शंस में लिख रहा हूँ 8.314 DM³ ATM, बीटा ऑप्शन लिख रहा हूँ 62.4 DM³ ATM, चार्ली ऑप्शन है हमारे पास 6 to 400 cm³ ATM, and delta option is 0.831 DM³ ATM। तो जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये कितनी एनर्जी स्टोर करता है, पहले तो इस क्वेश्चन को समझ लें हम। तो ये जनरल गैस इक्वेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, जनरल गैस कांस्टेंट ही इसमें यूज हुआ है। PV इज इक्वल टू NRT होता है मेरे पास। अगर मैं R को अरेंज करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा PV/NT। अब अगर इसमें नंबर ऑफ मोल्स 1 है और टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज किया है तो मेरे पास R इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट मेरे पास क्या होगा? R। अब इस R की वैल्यू जो है वो DM³ में 0.821 DM³ ATM होती है। और प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है ये वर्क डन के इक्वल होता है, और वर्क डन किसी भी चीज में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी।
तो जब मैं 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करूंगा तो जो वैल्यू आर की है इट मींस उतनी एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है। सो द राइट आंसर इज 0.821 और 831 डेसीमीटर क्यूब। टू बी वेरी प्रिसाइज इट इज 821 डेसीमीटर क्यूब ATM। Similarly, general gas equation is also used to calculate the density। डेंसिटी का एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, PM/RT। ये एक्सप्रेशन भी आप याद रखेंगे और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो डेफिनेटली डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। गैस का मोलर मास जितना ज़्यादा हो उतनी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट जनरल गैस इक्वेशन एंड जनरल गैस कांस्टेंट। गैसेस में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रियल एंड आइडियल गैसेस, और इसमें वैन डर वाल इक्वेशन को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रियल एंड आइडियल गैस? रियल और आइडियल गैस में जो डिफरेंस है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। आइडियल गैसेस ओबे द गैस लॉज स्ट्रिक्टली अंडर ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। मीन आइडियल गैसेस वो गैसेस हैं जो तमाम गैस लॉ को ओबे करेंगी एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। Real gases do not obey the gas laws under all conditions of temperature and pressure. Next है, ideal gases में actual volume is negligible as compared to the volume of the container. से ये आपके पास एक कंटेनर है और हम एक गैस के वॉल्यूम को निगलेक्ट करते हैं इस कंप्लीट वेसल के साथ जब हम कंपेयर करते हैं। सो आइडियल गैसेस में वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा, जबकि नॉन आइडियल गैसेस या रियल गैसेस में वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होगा। कंप्रेस स्टेट में, हाईली कंप्रेस स्टेट में हम वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। देयर इज नो इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन और रिपल्शन। आइडियल गैसेस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जबकि रियल गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है, रिपल्शन की फोर्स भी एग्जिस्ट करती है। आइडियल गैसेस में मॉलिक्यूल्स आइडियल गैस अंडरगो इलास्टिक कोलिजन। याद रखिएगा, आइडियल गैस में मॉलिक्यूल हमेशा इलास्टिक कोलिजन में उनमें कोलिजन हमेशा इलास्टिक होगी, जबकि रियल गैस में अंडरगो इन इलास्टिक कोलिजन, यहाँ कोलिजन इलास्टिक नहीं होगी। आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। इसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं एट क्रिटिकल टेम्परेचर बाय अप्लाइंग क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल टेम्परेचर पर रियल गैस लिक्विफाई हो सकती है, लेकिन आइडियल गैस किसी भी कंडीशन पर लिक्विफाई नहीं हो सकती। नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, प्रेशर को एक्स एक्सिस पर हम लें और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर PV/nRT को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को, या इसी को हम इक्वल टू जी लिखते हैं, इसको हम वाई एक्सिस लें तो आइडियल गैस स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस। तो अगर स्ट्रेट लाइन को जो भी गैस ओबे करी होगी वो गैस आइडियल होगी। रियल गैसेस के लिए, नॉन आइडियल गैसेस के लिए ग्राफ जो है नो मोर पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस में वो नहीं रहेगा। लाइक ये आपके सामने ग्राफ आपको नजर आ रहा है, इसमें हमने 4 गैसेस डिस्कस की हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये ग्राफ किस टेम्परेचर पर है? 0 डिग्री C और 273 केल्विन पर है। एक्स एक्सिस पर हमने प्रेशर लिया है और वाई एक्सिस पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 होगी, गैस आइडियल होगी। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से जितनी ज़्यादा या जितनी कम नीचे की तरफ होगी, इन दोनों केसेस में गैस होगी वो नॉन आइडियल होगी। सो इसी को हम इक्वल लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू द जी। सो अगर जी जो है इक्वल टू 1 होगा तो गैस कौन सी होगी? गैस विल बी आइडियल। अगर हम देखें, लो प्रेशर पर हीलियम आइडियल, जैसे प्रेशर इंक्रीज किया हीलियम नॉन आइडियल होगी। हाइड्रोजन हीलियम से पहले ही डेविएट की, नाइट्रोजन पहले नेगेटिव डेविएशन देन पॉजिटिव डेविएशन में, और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सट्रेंज बिहेवियर था बहुत ज़्यादा नेगेटिव डेविएशन में, और देन कार्बन डाइऑक्साइड ने पॉजिटिव डेविएशन शो की। सो ये ग्राफ कहाँ पर है, किस टेम्परेचर पर ग्राफ है? 0 डिग्री C पर है और 273 केल्विन पर है। अब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे और इन दोनों ग्राफ को कंपेयर करते हैं। हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया 100 डिग्री C या 373 केल्विन पर, तो जरा आप गौर करें, गैसेस जो हैं वो पहले से ज़्यादा आइडियल हो गई हैं। सो अगेन वाई एक्सिस पर हमने PV/RT हमने लिया फैक्टर, और इसकी वैल्यू 1 पर ही गैस आइडियल होगी। एक्स एक्सिस पर प्रेशर है, तो गैसेस पहले से ज़्यादा आइडियल लाइन के करीब आ गई हैं, हीलियम,
यहाँ देखें कितना ज़्यादा डिफरेंस है हीलियम का आइडियल एंड गैस, वहाँ पर बहुत कम है। तीसरा, हाइड्रोजन गैस भी पहले से ज़्यादा आइडियल। नाइट्रोजन ने पहले नेगेटिव डेविएशन शो की थी, दिस वन, वहाँ पर नाइट्रोजन ने कोई भी नेगेटिव डेविएशन शो नहीं की, और कार्बन डाइऑक्साइड ने नाइट्रोजन के बिहेवियर को अडॉप्ट किया, मीन कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा आइडियल। अब इसकी रीज़न क्या थी कि जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जैसे ही गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उनके पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी, गैस जो है वो आइडियल गैस के करीब होगी। एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, दो कंडीशन यहाँ पर याद रखिएगा, एट हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर ग्राफ रियल गैसेस कम क्लोज टू द एक्सपेक्टेड स्ट्रेट लाइन के करीब था, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर। सो अगर आप इसी ग्राफ को देखिए लो प्रेशर पर, ये लो प्रेशर पर गैस जो है, गैसेस जो है वो आइडियल करीब है। अब हाई टेम्परेचर, दिस इज 100 डिग्री सी, हाई टेम्परेचर पर गैसेस आइडियल के करीब हैं, जबकि लो टेम्परेचर पर उनकी डेविएशन ज्यादा है। सो एट हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर रियल गैसेस जो हैं क्लोज टू द एक्सपेक्टेड स्ट्रेट लाइन। Z is equal to 1 would be parallel to the x axis होगा, और अगर Z less than 1 होगा, line obtained will be below the line of the ideal gas से नीचे होगी। This means that there is a large decrease in volume, इसे हम कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। जब Z की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो नेगेटिव डेविएशन होगी, वहां पर वॉल्यूम कम होगा गैस में बाय जनरल गैस इक्वेशन ड्यू टू द अपीयरेंस ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पर दो पॉइंट आप याद रखिएगा, अगर Z की वैल्यू ऑफ Z जो है लेस देन 1 होगी तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, याद रखिएगा, उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग होगी और उसमें वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा। सो इसको हम कहते हैं नेगेटिव डेविएशन, और नेगेटिव डेविएशन में अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगी और वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अब पॉजिटिव में इसका ऑपोजिट होगा, अगर हम पॉजिटिव देखिए नेक्स्ट में, Z इफ ग्रेटर देन 1, अगर Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो लाइन जो है अबव होगी आइडियल गैस से, विच मींस दैट देयर इज अ लेस डिक्रीज इन द वॉल्यूम, मीन वॉल्यूम क्या होगा, कम, उसमें डिक्रीज कम होगी, इंक्रीज ज्यादा होगा वॉल्यूम। और प्रेडिक्टेड बाय जनरल गैस इक्वेशन ड्यू टू द अपीयरेंस ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस, तो उसमें रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होंगी, मॉलिक्यूल्स के दरमियान रिपल्शन की जो फोर्स है वो ज्यादा होगी। कंक्लूजन अगर हम इससे देखें, गैसेस आर आइडियल एट लो प्रेशर एंड नॉन आइडियल एट हाई प्रेशर, मीन गैसेस की अगर आइडियलिटी हम देखेंगे वो कहां पर है, लो प्रेशर पर आइडियल है और हाई प्रेशर पर नॉन आइडियल है। अगर हम टेम्परेचर को देखेंगे तो हाई टेम्परेचर पर गैसेस आइडियल है और लो टेम्परेचर पर गैसेस जो हैं वो नॉन आइडियल हैं। काजेस क्या थी डेविएशन ऑफ रियल गैस की फ्रॉम आइडियल बिहेवियर से, द रियल गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ड्यू टू टू फॉल्टी पोस्टुलेट्स KMT के, और वो दो फॉल्टी पोस्टुलेट्स क्या हैं, वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल देमसेल्व्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू द टोटल गैस वॉल्यूम। अनकंप्रेस्ड स्टेट में गैस के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जब हम कंपेयर करते हैं वेसल के साथ तो हम उसको निगलेक्ट करते हैं, जो कि आप लोग पहले KMT के पोस्टुलेट्स में भी ये पॉइंट पढ़ कर आए हो। और सेकंड रीजन क्या थी, देयर इज नो अट्रैक्टिव फोर्स अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, एज यू नो कि अनकंप्रेस्ड स्टेट में गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। सो दीज आर टू फॉल्टी पोस्टुलेट्स ऑफ kinetic molecular theory of gases. So conditions necessary for gases to approach the ideal behavior के लिए क्या conditions हैं जहां पर gases जो हैं वो ideal approach करेंगी। So उसमें gases behave ideally at high temperature पर ideal होगी because under these conditions gases have high kinetic energy, उनकी kinetic energy ज़्यादा होती है। That is the reason why force of between them are weaker and each gas molecules behave almost independently hence become ideal, और वो गैस जो है वो आइडियल होगी। गैसेस behave ideally at low pressure, दो कंडीशन है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर गैसेस आइडियल होगी। अब लो प्रेशर पे क्या कंडीशन है, बिकॉज अंडर दीज कंडीशन गैस हैव ग्रेटर डिस्टेंस बिटवीन देम, गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे तो उसकी वजह से उनमें फोर्स जो गैस के मॉलिक्यूल वो वीक होगी और मॉलिक्यूल बिहेव ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंटली हेंस बिकम आइडियल, और गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो आइडियल होंगे। वेन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस के लिए एज वी नो दैट देयर आर टू फॉल्टी पोस्टुलेट्स होगा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। वो फॉल्टी पोस्टुलेट्स कौन से थे, वॉल्यूम गैस के मॉलिक्यूल का हम नेग्लिजिबल करते हैं जब टोटल गैस के वॉल्यूम से कंपेयर करते हैं और कोई भी अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। सो इसमें हमें दो चीज़ों की करेक्शन करना पड़ती है, वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन। सो एक्चुअल वॉल्यूम 1 मोल ऑफ अ गैस को हम कहते हैं Vm,
और इफेक्टिव वॉल्यूम 1 मोल ऑफ अ गैस इज कॉल्ड स्मॉल b और b इज इक्वल टू 4 Vm। इसको आप इस तरह से समझ लें, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वेसल, ये टोटल वेसल का वॉल्यूम है। और इस वेसल में हमने हाईली कंप्रेस स्टेट में यहाँ पर गैस को हाईली कंप्रेस स्टेट में लिया है, और ये जो गैस है ये है स्मॉल b, जिसे हम कह रहे हैं इफेक्टिव वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या नॉन कंप्रेसिबल वॉल्यूम। ठीक है, अब यहां से लेकर यहां तक का जो वॉल्यूम है इसे हम कहते हैं वी वेसल, ये वी वेसल का वॉल्यूम है। दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड वी फ्री, ये वॉल्यूम वी फ्री है और इसे हम कहते हैं बी। सो वी वेसल का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वी फ्री प्लस बी के इक्वल होगा। लेकिन अगर हमें वी फ्री फाइंड करना तो वो किसके इक्वल होगा, वी वेसल माइनस बी के इक्वल होगा। यू कैन से बी इज इक्वल टू 4 Vm। कैसे है इसको भी आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। अनकंप्रेस स्टेट में अगर गैस के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, अनकंप्रेस स्टेट में गैस के 4 मॉलिक्यूल्स हैं एक वेसल में, उन 4 मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल ने जिस स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, हाईली कंप्रेस स्टेट में एक मॉलिक्यूल की जगह पर चारों मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ठीक है, एक मॉलिक्यूल की जगह पर चारों मॉलिक्यूल आएंगे। जैसे सपोज करें कि अनकंप्रेस स्टेट में गैस में इसमें एक मॉलिक्यूल था इतनी स्पेस में, लेकिन जब हमने हाईली कंप्रेस स्टेट में लेकर आए तो चारों मॉलिक्यूल इसी स्पेस में मॉलिक्यूल आ गए। तो हम कहते हैं जो बी है ये इफेक्टिव वॉल्यूम है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, नॉन कंप्रेसिबल वॉल्यूम है जिसको हम फर्दर कंप्रेस नहीं कर सकते, और दैट इज इक्वल टू द 4 Vm के इक्वल है। और सेकंड हमें यहां पर जो करेक्शन करनी है वो है प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन के लिए P इज इक्वल टू Pi माइनस P प्राइम। P प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन द वॉल, Pi ट्रू काइनेटिक प्रेशर, P प्राइम लेसेंट प्रेशर है। अगर हमें Pi फाइंड करना हो, ट्रू काइनेटिक प्रेशर फाइंड करना हो, तो हम Pi फाइंड करना हो, P प्लस P प्राइम होगा। अब ये लेसेंट प्रेशर क्या होता है आप इस डायग्राम से अंडरस्टैंड कीजिएगा। जैसे ये B है, इस B डायग्राम में ये एक मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, इस मॉलिक्यूल को हर साइड से फोर्स जो है वो अट्रैक्ट कर रही है और मॉलिक्यूल अट्रैक्शन जो है इसमें बैलेंस्ड है। लेकिन अगर हम वॉल की तरफ देखिए, इस मॉलिक्यूल को इस साइड से फोर्स अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन वॉल की साइड से कोई फोर्स अट्रैक्ट नहीं कर रही। सिमिलर अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें तो इसको भी वॉल की साइड पर कोई फोर्स नहीं है, बाकी तमाम साइड से फोर्स जो है वो अट्रैक्ट कर रही है। अब जब ये मॉलिक्यूल इस वॉल पर प्रेशर अप्लाई करेगा तो ये बी मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये मॉलिक्यूल अपना एक्चुअल प्रेशर वॉल पे अप्लाई नहीं कर पा रहा, उसका एक्चुअल प्रेशर कम है। कितना कम है, जितनी फोर्स ये बी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उतना कम प्रेशर है। सो जो ये मॉलिक्यूल वॉल पे प्रेशर अप्लाई करेगा उसे हम कहते हैं पी, इसका एक्चुअल प्रेशर है Pi, और P प्राइम लेसेंट प्रेशर है जो इस मॉलिक्यूल ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है, उसकी वजह से P प्राइम लेसेंट प्रेशर है। सो Pi P प्लस P प्राइम के इक्वल होते हैं। ठीक है, सो हम कहते हैं कि जो P प्राइम है दैट इज इक्वल टू AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर के इक्वल होगा। सो अगर हम जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास है PV इज इक्वल टू nRT। इस जनरल गैस इक्वेशन में हमने प्रेशर करेक्शन के लिए, इसमें हमने प्रेशर करेक्शन के लिए ये हमने फॉर्मूला पुट की, वैल्यू पुट की इसकी, और वॉल्यूम करेक्शन के लिए V माइनस NB। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू nRT के इक्वल है। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड रियल गैस इक्वेशन, इसे हम रियल गैस इक्वेशन कहते हैं, या हम इसी इक्वेशन कहते हैं वेंडर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। नॉन आइडियल गैस या रियल गैसेस के लिए हम ये इक्वेशन यूज करते हैं, जबकि आइडियल गैस के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, PV इज इक्वल टू nRT, ये आइडियल गैस के लिए। तो हमने यहाँ पर दो चीजों की करेक्शन की, किस किस की, प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम की करेक्शन आइडियल गैस इक्वेशन में। प्रेशर करेक्शन के बाद हमारे पास P प्लस AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर है, ये वाला P प्रेशर, और इसकी जगह पर हमने AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर हमने लिखा है इनटू वॉल्यूम, जो भी हम पीछे हमने ड्राइव किया था V माइनस NB इज इक्वल टू nRT के इक्वल है। यहां पर आइडियलिटी ऑफ अ गैस के लिए कुछ शॉर्टकट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। आइडियलिटी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जितनी ज्यादा होगी आइडियलिटी उतनी कम होगी। ए यहां पर कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट, और ये बी कांस्टेंट है, इन दोनों के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर जितना ज्यादा होगा आइडियलिटी उतनी कम होगी, लेकिन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा गैस उतनी ज्यादा आइडियल होगी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूर दूर मूव करेंगे। और मोलर मैस के MR मोलर मैस को रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग यूनिट 1 में आप लोग इसको सीख कर आए हैं।
तो मोलर मास जो है mr मोलर मास है, तो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि मोलर मास जितना ज्यादा होगा गैस की एडिलिटी उतनी कम होगी। नाउ यूनिट्स ऑफ ए एंड बी। सो ए का यूनिट ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें ए की, अब ए क्या चीज है, ए हमारे पास जो है ये कांस्टेंट है, p प्राइम ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर है। सो अगर आप इसकी इक्वेशन लिखें, p जो है दैट इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर है। यहां से अगर आपको a का यूनिट कैलकुलेट करना हो तो a किसके इक्वल होगा, a इज इक्वल टू p इंटू वी स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर के इक्वल है। सो यहाँ पर प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर और वॉल्यूम मीटर क्यूब में अगर आप इसका ऐसे यूनिट पुट करोगे तो आपके पास ये इसका ऐसे यूनिट बनेगा। और अगर आप इसका स्टैंडर्ड यूनिट लोगे एटीएम डीएम क्यूब, डीएम 6 बन जाएगा क्योंकि पावर है इसकी, तो यहाँ पर 6 होगा और पर मोल स्क्वायर होगा। ये अदर यूनिट्स है। इस तरह आपने बी का यूनिट कैलकुलेट करोगे तो बी का यूनिट v माइनस एन बी इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से अगर हमें v इज इक्वल टू एन बी के इक्वल होगा और b का यूनिट अगर हमें कैलकुलेट करना होगा v ओवर n होता है। सो v क्या है वॉल्यूम, n क्या है मोल। सो अगर आप इसका ऐसे यूनिट कैलकुलेट करोगे मीटर क्यूब पर मोल होगा, और अगर आप अदर यूनिट्स देखोगे डीएम क्यूब पर मोल जो होगा ये b का यूनिट है। सो दोनों a और b के यूनिट जो है ये आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। नाउ वी डिस्कस द एमसीक्यूज। If the value of A and B in van der Waal equation is reduced, then the adality of the gas. याद रखिएगा van der Waal equation क्या है, P plus A n square over V square into V minus NB is equal to nRT. This is the van der Waal equation. अब वो इस स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि अगर हम A की वैल्यू को कम कर दें, से A को हम 0 लिख देते हैं, अगर A 0 होगा ये पूरा फैक्टर 0 बन जाएगा तो क्या होगा प्रेशर, और अगर सिमिलर हम B को भी 0 लिखेंगे तो डेफिनेटली किसके इक्वल होगा V, तो ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन बन जाएगी। सो वेन डर वाल इक्वेशन इज रिड्यूस टू एडिलिटी ऑफ अ गैस, तो गैस की एडिलिटी क्या बनेगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो क्योंकि गैस ज्यादा आइडियल के करीब होगी, ए और बी वेन डर वाल इक्वेशन में वैल्यू जो है जितनी कम होगी गैस उतनी आइडियल होगी, ए और बी 0 होगा तो गैस आइडियल गैस के इक्वेशन के इक्वल ही होगी। नेक्स्ट वन, फॉलोइंग गैस इज लीस्ट आइडियल। यहां पर बात करें लीस्ट आइडियल, याद रखिएगा ए और बी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी गैस उतनी कम आइडियल होगी, लीस्ट आइडियल होगी। सो अगर हम देखिए अमोनिया है, SO2 क्लोरीन और हीलियम स्मॉल साइज नॉन पोलर गैसेस आइडियल के करीब हैं, और लार्ज साइज नॉन पोलर या पोलर गैसेस जो है वो नॉन आइडियल गैसेस के करीब है। सो ए और बी की अगर हम वैल्यू की बात करेंगे तो क्लोरीन की ए और बी वैल्यूज इनमें से सबसे ज़्यादा है। सो ए और बी की वैल्यू ज़्यादा है जिसकी वजह से ए और बी जो है क्लोरीन का इन तीनों गैसेस में से ज़्यादा और ये लीस्ट आइडियल है। नेक्स्ट वन, विच गैस डेविएट ग्रेटर फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पर कौन सी गैस ग्रेटर डेविएट करेगी, याद रखिएगा जो पोलर गैसेस होंगी वो ज़्यादा डेविएट करती हैं, और जो स्मॉल साइज नॉन पोलर गैसेस है उनकी डेविएशन कम होगी। तो अगर हम यहाँ देखिए हाइड्रोजन नॉन पोलर, आर्गन नॉन पोलर, और अमोनिया जो है, अमोनिया इज अ पोलर गैस और हीलियम भी नॉन पोलर है। सो द ऑप्शन इज अमोनिया, अमोनिया ज़्यादा डेविएट करेगी। नेक्स्ट वन, ऐसे यूनिट ऑफ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, बी को हम कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या नॉन कंप्रेसिबल वॉल्यूम जो है वेंडर वाले इक्वेशन में इसका ऐसे यूनिट क्या होगा, अभी हमने पीछे फाइंड किया। ऐसे यूनिट की बात की है तो बी एक्चुअली किसके इक्वल होता है, बी इज इक्वल टू वी ओवर एन के इक्वल होता है। तो वी का ऐसे यूनिट अगर हम लिखें तो वी का ऐसे यूनिट वॉल्यूम का मीटर क्यूब होगा और एन का यूनिट जो होगा वो मोल है। सो द ऑप्शन इज बीटा मीटर क्यूब पर मोल। नेक्स्ट वन, वेन डर वाल इक्वेशन एक्सप्लेन द बिहेवियर, किसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है, आइडियल गैस के, रियल गैस के, वेपर्स के, या ऑल गैसेस के, हर तरह की गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करेगी। नो, तमाम गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करती। वेन डर वाल इक्वेशन जो है ओनली रियल गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसेस विल बी मोर नॉन आइडियल, यहां पर बात कर रही हैं मोर नॉन आइडियल, कब नॉन आइडियल होंगी, ए और बी स्मॉल होगा, ए और बी लार्ज होगा, ए स्मॉल होगा, बी लार्ज होगा, ए लार्ज होगा, या बी स्मॉल होगा। ए और बी क्या है, ये वेन डर वाल इक्वेशन में जो कांस्टेंट्स हैं ए और बी। सो याद रखिएगा नॉन आइडियल ए और बी जितने ज़्यादा लार्ज होंगे गैस उतनी ज़्यादा नॉन आइडियल होगी, और ए और बी जितने कम होगी, ए और बी की वैल्यू जितनी कम होगी गैस उतनी ज़्यादा आइडियल के करीब होगी। गैसेस
आज का जो हमारा टॉपिक है गैसेस में, जो हम डिस्कस करेंगे जनरल गैस इक्वेशन एंड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर. So let's start from the general gas equation. General gas equation is the combination of three laws: Boyle's law, Charles' law, and Avogadro's law. So volume is directly proportional to the inverse of pressure when number of moles and temperature both constant. This is Boyle's law. And volume is directly proportional to temperature when number of moles and pressure दोनों constant होंगे. And volume is directly proportional to number of molecules when temperature and pressure both remain constant. So these are three laws. अगर हम तीनों को combine करेंगे तो volume directly proportional to NT over P, and यहाँ पर proportionality constant जो होगा वो R होगा. V is equal to R NT over P, and the equation become PV is equal to nRT. This is called ideal gas equation, या हम इसे जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं. अगर हम n की वैल्यू को 1 पुट करें, the equation become PV is equal to RT के इक्वल होगा. अगर n की वैल्यू 1 होगी तो PV is equal to RT. This is also the ideal gas equation. So PV is equal to nRT और n को हम 1 के इक्वल पुट करेंगे. इक्वेशन बिकम PV is equal to RT. R यहाँ पर कांस्टेंट है. R is equal to PV over T. So for the specific amount of a gas, R जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा. So हमारे पास इक्वेशन P1 V1 over T1 can be equal to P2 V2 over T2. So these three are the general gas equation. तीनों को हम इसके लिए कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं. PV P1 V1 over T1 is equal to P2 V2 over T2. Second, PV is equal to nRT, and third PV is equal to RT for 1 mole of a gas के लिए. नेक्स्ट हम डेंसिटी ऑफ अ गैस जो है उसको हम कैलकुलेट करते हैं. डेंसिटी ऑफ अ गैस, वी नो डेट PV is equal to nRT. n किसकी इक्वल होगा? n is equal to mass over molar mass. ठीक है. सो इक्वेशन बिकम PV is equal to m over कैपिटल M RT. अब इस इक्वेशन को आप रीअरेंज करें. PM is equal to m over V and RT. अब इस इक्वेशन में m over V this equal to the density, ये डेंसिटी के इक्वल होगा. सो द इक्वेशन बिकम PM is equal to, इसकी जगह पर हम डेंसिटी लिखेंगे DRT. और अगर हमें डेंसिटी कैलकुलेट करना हो तो डेंसिटी किसके इक्वल होगी? डेंसिटी इज इक्वल टू PM over RT. सो हम इस इक्वेशन से डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं. और अगर हमें मोलिकुलर मैस, मोलर मैस हमें कैलकुलेट करना हो इसी इक्वेशन से, तो मोलर मैस किसके इक्वल होगा? मोलर मैस इज इक्वल टू DRT over P. और इसी इक्वेशन से अगर हमें मैस कैलकुलेट करना हो, दिस मैस, तो आप इसी इक्वेशन से हम मैस भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मैस की कैलकुलेशन के लिए इक्वेशन क्या बनेगी? m इज इक्वल टू, ये हमने मोलर मैस कैलकुलेट किया है, तो m इज इक्वल टू, अगर हमें ये मैस कैलकुलेट करना हो, द इक्वेशन बिकम PV इंटू m ओवर RT से हम मैस जो है, मैस ऑफ अ गैस कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड मोलर मैस कैलकुलेट भी इसी से हम कर सकते हैं. या m ओवर वी पी, वो इक्वेशन हमारे पास बनेगी उसके लिए, और m ओवर v की जगह पर हमने डेंसिटी लिख दी है. सो यहाँ पर हम 3 कैलकुलेशन कर रहे हैं. हम डेंसिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम मैस को भी कैलकुलेट, मोलर मैस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम मैस ऑफ द गैस को भी कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम द सेम इक्वेशन. नाउ इक्वेशन D इज इक्वल टू PM ओवर RT. अब इस इक्वेशन से रिलेशन अगर आप फाइंड करें कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोलर मास, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एंड डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा डेंसिटी उतनी कम होगी. टेम्परेचर की डेंसिटी इनवर्स रिलेट कर रही है.
मोलर मास जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी, और मोलर मास जितना कम होगा गैस का और डेंसिटी भी उतनी कम होगी। नेक्स्ट वन इज द जनरल गैस इक्वेशन में कांस्टेंट आर को हमने कैलकुलेट करना है, कांस्टेंट आर। सो जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। अगर हमें आर को कैलकुलेट करना हो, आर किसकी इक्वल होगा, आर इज इक्वल टू PV ओवर NT। प्रेशर शुड बी 1 atm, प्रेशर को हम 1 atm ले रहे हैं। वॉल्यूम 22.414 dm क्यूब, N is equal to 1 mole and temperature is equal to 273 Kelvin के इक्वल है, ठीक है। सो अगर हमें ये तमाम वैल्यूज अगर आप इस इक्वेशन में पुट करें, सो R is equal to प्रेशर 1, वॉल्यूम 22.414 और नंबर ऑफ मोल्स 1, टेम्परेचर 273, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0.0821 यूनिट ATM dm क्यूब पर मोल एंड पर केल्विन। यार कि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है आर की 0.0821 ATM dm क्यूब पर मोल और पर केल्विन के लिए, ये स्टैंडर्ड में है। सो अगर आपको इस यूनिट को हमें ATM को mmHg में चेंज करना हो तो सेम वैल्यू को आपने 0.0821 इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ATM की जगह पर 760, तो इसका यूनिट जो होगा ATM, तो ये यूनिट टॉर में चेंज हो जाएगा, टॉर dm क्यूब पर मोल एंड पर केल्विन में। सो आप इस वैल्यू को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 62.4 जो है ये आपके पास वैल्यू बनेगी टॉर में, dm क्यूब में, पर मोल एंड पर केल्विन में। सिमिलर हम आर के यूनिट जो है वो ऐसे यूनिट में भी आर को हम कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको आर का जो है ऐसे यूनिट कैलकुलेट करना हो, PV इज इक्वल टू nRT में आर को अगर आपने ऐसे यूनिट में कैलकुलेट करना है तो PV ओवर NT। सो प्रेशर इसमें हम ऐसे यूनिट में लेंगे, 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा ये ऐसे यूनिट है प्रेशर का, और वॉल्यूम होगा 0.022414 मीटर क्यूब में ये वॉल्यूम होगा, और एन आपने लेना है इसमें 1 मोल, और टेम्परेचर आप इसमें लोगे 273। ये दोनों वैल्यू जो हैं ये चेंज नहीं होंगी, जस्ट इसमें जो वैल्यूज चेंज होंगी वो प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू अपने चेंज होगी। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं SI यूनिट में वैल्यू ऑफ R इन SI यूनिट। सो जब हम वैल्यू ऑफ R ऐसे यूनिट कैलकुलेट करेंगे, आप इसमें इस इक्वेशन में ये वैल्यूज तमाम पुट करेंगे तो R इज इक्वल टू प्रेशर 101325, वॉल्यूम 0.022414 मीटर क्यूब में होगा, 1 इंटू 273। सो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे 101325। अब यहाँ पर जो आपके पास यूनिट होगा प्रेशर का यूनिट बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो वैल्यू आप लिखोगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और वॉल्यूम का यूनिट होगा मीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, ठीक है। अब ये वैल्यू जो होगी ये 8.314 आपके पास वैल्यू बनती है, ठीक है। इस सब को कैलकुलेट करने के बाद सो हमारे पास यूनिट क्या बनेगा 8.314। यहाँ पर हमारे पास यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर, ये स्क्वायर माइनस होगा, पर मोल पर केल्विन, एंड वी नो दैट न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है, जॉल के इक्वल होगा। सो न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जॉल, तो पर मोल पर केल्विन में हम इसमें लिखेंगे न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जॉल। सो यहाँ पर न्यूटन मीटर को जगह हम जॉल लिखेंगे तो 8.314 जॉल पर मोल पर केल्विन, ये ऐसे यूनिट है, जबकि ये स्टैंडर्ड यूनिट है। और यहाँ पर आपने एक पॉइंट समझना है, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड वैल्यू यूज करना हो 22.414 उसकी जगह पर आप 0.0821 लिख सकते हैं, और अगर आपने 0.0821 लिखना हो उसकी जगह पर आप ये वैल्यू यूज कर सकते हैं 22.414 ओवर 273। अभी हम आगे जाके MCQs करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम इस वैल्यू को कैसे यूज करेंगे MCQs के लिए। सो दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ R जो हमने कैलकुलेट किए हैं, और दिस इज अ ऐसे यूनिट ऑफ R। नेक्स्ट हम MCQs डिस्कस करते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग गैस हैज लोएस्ट डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर? वी नो दैट द रिलेशन D is equal to PM over RT।
सो मोलर मास का डेंसिटी का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। सो लोएस्ट डेंसिटी पूछा गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास 28, नाइट्रोजन का मोलर मास 28, नियोन का मोलर मास 20 और अमोनिया 17। सो लोएस्ट डेंसिटी किसकी होगी, अमोनिया गैस हैज द लोएस्ट डेंसिटी। नेक्स्ट वन है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में फर्स्ट में कुछ साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है। बेर्नौली इज द फाउंडर ऑफ केएमटी। Clausius derived the kinetic equation and deduced all the gas laws from kinetic molecular theory. मैक्सवेल ने law of distribution of velocity को प्रेजेंट किया था। बोल्ट्जमैन ने स्टडी किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अमंग द मॉलिक्यूल्स, और वेंडरवाल corrected the pressure and volume of factors of ideal gas equation to make it applicable to real gas equation के लिए वेंडरवाल ने प्रेशर वॉल्यूम को करेक्ट किया था। Now we study the postulates of kinetic molecular theory. First postulate, every gas consists of a large number of very small particles called molecules like helium, neon, argon have monatomic molecule. Mean हर गैस जो है large number of small particle पर consist है। Number two, the molecules gas move haphazardly colliding among themselves with the wall of the container और डायरेक्शन को चेंज करते हैं। नंबर थ्री, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर कोलिजन, और याद रखिएगा इसमें जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होती है, और ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन आपको पास पेपर एंड टेस्ट का क्वेश्चन भी है कि केएमटी के अकॉर्डिंग जो है गैस के मॉलिक्यूल्स दौरान जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक होगी। नंबर फोर, द मॉलिक्यूल गैस आर वाइडली सेपरेटेड, इनके दरमियान काफी ज्यादा स्पेस होती है फ्रॉम वन अनदर, और सफिशिएंट एम्प्टी स्पेसेस हैं गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान। नेक्स्ट वन, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉस्टुलेट है। According to KMT, there is no force of attraction between the gas molecules. KMT के अकॉर्डिंग गैस मॉलिक्यूल्स में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। एक्चुअल वॉल्यूम अगर हम गैस के मॉलिक्यूल को कंपेयर करते हैं तो वो नेग्लिजिबल है, जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया होगा उसके कंपैरेटिवली एक्चुअल वॉल्यूम गैस के मॉलिक्यूल का नेग्लिजिबल होता है। नेक्स्ट, द मोशन इम्पार्ट द मॉलिक्यूल्स बाय ग्रेविटी, वो नेग्लिजिबल है एज इफेक्ट ऑफ द कंटिन्यूड कोलिजन बिटवीन देम, क्योंकि दरमियान जो कंटिन्यू कोलिजन है तो मोशन जो ग्रेविटी अप्लाई कर रही है वो भी नेग्लिजिबल है। एंड द लास्ट पॉइंट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वेरीज डायरेक्टली एज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मीन हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी is directly proportional to absolute temperature। याद रखिएगा यहाँ पर टेम्परेचर शुड बी एब्सोल्यूट, यहाँ पर टेम्परेचर जो है ये एब्सोल्यूट होना चाहिए। मीन इट शुड बी इन केल्विन स्केल, टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन स्केल। अगर सेल्सियस में होगा तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जो भी आपको टेम्परेचर सेल्सियस में दिया जाएगा आपने उसको चेंज करना है केल्विन में, और आप उसका काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन फाइंड करोगे। नेक्स्ट हम इसकी क्लॉसियस काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन जो है PV1/3 mn c स्क्वायर बार, यहाँ पर c स्क्वायर बार जो है इट इज कॉल्ड द मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और इस इक्वेशन को हम काइनेटिक इक्वेशन कहते हैं। एंड सेकंड, रिलेशनशिप बिटवीन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल का, तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग CRMS 3RT/M। सो इसी से हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। CRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ मोलर मास। मीन जिस गैस का मोलर मास ज्यादा होगा उसकी CRMS जो होगी वो कम होगी। कंक्लूजन, in gases and liquid temperature is the measure of average translational kinetic energy। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गैसेस और लिक्विड में टेम्परेचर जो है वो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का एवरेज है, जबकि सॉलिड में टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। एज वी नो डेट के सॉलिड हैव ओनली वाइब्रेशनल मोशन, उसके अलावा उसमें कोई भी मोशन नहीं होती। एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केल्विन टेम्परेचर। जो एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट द टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। When heat flows from one body to other body, the molecules in the hotter body give up some of their kinetic energy through the collision to the molecules in the colder body। मीन अगर आपके पास दो वेसल्स हैं, इस वेसल का टेम्परेचर से 60 डिग्री सी है और इस वेसल का टेम्परेचर 30 डिग्री सी है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती हैं, तो इस ए वेसल से बी वेसल में हीट ट्रांसफर होगी जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। सो ये हॉटर बॉडी है और ये कोल्डर बॉडी होगा। नेक्स्ट है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर की। फर्स्ट में डेरिवेशन जो इक्वेशन है E के 3RT/2Na, इस इक्वेशन से हम ये फाइंड करती हैं कि E के एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट दिस टेम्परेचर मस्ट बी एब्सोल्यूट। ये टेम्परेचर जो है ये एब्सोल्यूट होना चाहिए, और इसमें 3R/2
Na जो है ये कांस्टेंट है, these parameters are constant. So idea of heat flow, when heat flow from a body at high temperature to a body at low temperature, molecules in the hotter body give up some of the kinetic energy to the molecules of the colder body. किस वजह से? कोलिजन की वजह से वो अपने हीट को ट्रांसफर करते हैं. टेम्परेचर गैस एंड द लिक्विड्स, टेम्परेचर लिक्विड के लिए और गैसेस के लिए किसका एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का मॉलिक्यूल्स की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है. लेकिन सॉलिड के लिए ये वाइब्रेशनल टेम्परेचर मेजर ऑफ एवरेज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल बिकॉज सॉलिड मॉलिक्यूल्स शो ओनली वाइब्रेशनल मोशन. एब्सोल्यूट जीरो में एट विच द मॉलिक्यूलर मोशन सीज, वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि एब्सोल्यूट जीरो पर गैस के मॉलिक्यूल की जो मोशन है वो सीज हो जाती है, रुक जाती है. MCQs. The concept of distribution of velocities among the gas molecules was given by किसने किया था? मैक्सवेल ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट दिया था. ये हमने इंट्रोडक्शन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी में हम पढ़ कर आए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस हैज मैक्सिमम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी? वी नो दैट CRMS का रिलेशन क्या है? CRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास. सो मैक्सिमम पूछे जिसका मोलर मास मिनिमम होगा. सो इन गैसेस के मोलर मास आपको पता होना चाहिए. कार्बन मोनोऑक्साइड का 28 है, ठीक है. नाइट्रोजन 16 + 14 इसका 30 है. हीलियम का मोलर मास 4 and 17. सो द ऑप्शन इज अमोनिया मैक्सिमम, जिसका मोलर मास कम होगा. नेक्स्ट वन, फॉलोइंग गैस विल हैव द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट STP. STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर किस गैस की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी? वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो तमाम गैसेस की काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी. सो द ऑप्शन इज डेल्टा, ऑल गैसेस हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द सेम टेम्परेचर विच सब्सटेंस हैज हाई काइनेटिक एनर्जी? याद रखिएगा यहाँ पर क्या है, सेम टेम्परेचर सेम है और कहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी. सॉलिड पीस ऑफ आयरन, लिक्विड वाटर, N2 गैस इन द कंटेनर या सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर. सो ये क्या है? ये लिक्विड है. Here is the gas, here also liquid water और यहाँ पर क्या है? सॉलिड है. यार रखिएगा जब टेम्परेचर सेम होगा और फेस डिफरेंट होंगे, तो जब फेस डिफरेंट होंगे जो गैसेस होंगी उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी. सो यहाँ भी हमने यही पूछा है कि हाई काइनेटिक एनर्जी किसकी है? नाइट्रोजन गैस की कंटेनर में, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल जो है वो कंटिन्यूस मोशन में है, कोलिजन में है. जब जितनी ज्यादा कोलिजन होगी उनकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी.